सो अब हम क्या बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। एयर जो है वो कौन सी गैसेस है जिनसे मिलके बनी होती है, कौन सी गैस का अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर में मेजरली कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। सो मोस्टली कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। N2 गैस है ना, ये तो अकेला नाइट्रोजन नहीं, N2 के फॉर्म में होता है। उसके बाद मेजरली कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। अगेन ये भी किस फॉर्म में होता है, O2। इसके बाद कौन सी गैस ज़्यादा होती है, आर्गन, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होती है। और फिर कुछ गैसेस होते हैं उनके ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ओजोन, ठीक है, CH4 यानी मीथेन। ऐसे कुछ और मिसलेनियस गैसेस होती है जो थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है। तो नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली 78.08% होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन 20.94% होती है अप्रॉक्सीमेटली। आर्गन होती है 0.93% अप्रॉक्स। CO2 होती है 0.03%। एंड बाकी फिर जो 0.04% बचता है, ये बाकी की मिसलेनियस कुछ गैसेस होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो एज यू कैन सी मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे लिए जो बॉडीली एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी गैस होती है, ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी अच्छी खासी प्रेजेंट है, क्लियर। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो क्या होता, या उससे क्या प्रॉब्लम्स होती, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो बेसिक चीज़ पता ही है कि सबसे पहली चीज़ एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। और आपको पता ही है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है फॉर लाइफ। इसके अलावा जैसे कंबशन जो प्रोसेस होता है, बर्निंग का प्रोसेस, उसके लिए भी ऑक्सीजन एसेंशियल है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता एटमॉस्फेयर में तो हम कंबशन नहीं कर पाते, जो आग है, फायर है, उसको यूज़ नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है CO2, जो हमें एटमॉस्फेयर देता है। CO2 क्यों यूज़फुल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ़ोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। फ़ोटोसिंथेसिस के अलावा कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स के अलावा भी, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, CO2 के ऊपर। वो CO2 इनहेल करते और ऑक्सीजन एक्सहेल करते। तो पहले जो लाइफ हुआ करती थी, इनिशियल लाइफ जो थी वो CO2 के ऊपर एग्जिस्ट करती थी। और ये तो बाद में हुआ है कि लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, ऑक्सीजन गैस के ऊपर, ठीक है। तो अगेन लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज़ से, तो बहुत सारी चीज़ों से एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या क्या, सबसे पहले तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, UV रेस से, ठीक है। UV रेस जो है वो हमारी स्किन के लिए क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। इसके अलावा हाई एनर्जी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब होते हैं। तो वो भी आयंस जो है वो भी सन के थ्रू हमारी अर्थ तक पहुँचते हैं। तो उससे भी एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर का, तो टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है ये, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर, बाय द मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। जब एयर मूव करती है, विंड्स जब ब्लो करती है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं उसके थ्रू हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट होता है। यानी कि जो एयर होती है ना वो अर्थ के किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा गर्म या किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से रोकती है लंबे समय के लिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंस है क्या, कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट कंडीशन, वो पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कि जो वाटर क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वो कंडेंस किसकी वजह से हो पाते हैं, वो कंडेंस हो पाते हैं एयर की वजह से, एयर की प्रेजेंस की वजह से वो कंडेंस हो पाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है,
रेन आती है, ठीक है, पानी गिरता है क्लाउड्स के थ्रू। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि एयर जो होती है इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स। जो स्पोर्स और सीड्स होते हैं ना, उनका डिस्पर्जल जो होता है, मतलब स्पोर्स और जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी एयर के थ्रू पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस है किसके, एयर के या एटमॉस्फेयर के। जैसे अभी हमने एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस की बात की कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो अर्थ पर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, यानी कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देता है और कम भी नहीं होता है, क्योंकि जो गैसेस होती है वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है, क्योंकि वो मूव करती रहती है इधर उधर। अब जैसे मून है तो मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहाँ पर जो गैसेस है ना बहुत बहुत कम गैसेस है। तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जब सन प्रेजेंट होता है ना तो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है उसकी सरफेस पर, और जब सन प्रेजेंट नहीं होता है तो -190 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है मून की सरफेस पर, ठीक है। जैसे अभी जब हमने मून पर जो हमारा चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो एक लैंडर था जिसको मून की सरफेस पे हमें उतारना था, और एक रोवर था जो कि मून की सरफेस पे मूव करने वाला था। तो हुआ ये था कि जब वो लैंडिंग हुई थी तो वो थोड़ा जब लास्ट के कुछ मीटर्स, कुछ किलोमीटर्स ज़रा सा कुछ बचा हुआ था तो वो क्रैश हो जाता है, उससे कांटेक्ट टूट जाता है, तो उसके बाद सरफेस पे क्रैश हो जाता है या जो भी है, मतलब गिर जाता है, उससे कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि उस टाइम पर इसरो ने कुछ देर तक उसको उससे कांटेक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, और ऐसा कहा गया था कि हम इतने दिन तक कोशिश कर सकते हैं, 2 3 4 1 हफ्ता जो भी था, उसके बाद हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो रोवर लैंड हुआ था तो वहाँ पर जब लैंडिंग हुई थी तो सनरेज जो थी वो प्रेजेंट थी, साउथ पोल पे लैंडिंग की गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होने वाला था कि जो सन रेज थी वहाँ से वो हट जाती, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जैसे हमने बात की ना -190 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर के लिए जो वहाँ उस लैंडर और रोवर में डिवाइसेस थे वो वर्क नहीं कर पाते, और उससे कांटेक्ट हम स्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ी देर तक ही हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अदरवाइज़ वो तो वहीं है, कांटेक्ट करने के लिए तो हम कभी भी कोशिश कर ही सकते हैं, पर वो इस वजह से ऐसा किया गया था। अब हम बात करते हैं विंड्स की। विंड्स क्या होती है? तो जो एयर मूव करती है, ठीक है, जो हवा मूव कर रही है, उस मोशन को, उस मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है फिर कि जो हवा है, जो एयर है, वो मूव कैसे करती है? तो इसके बारे में आप खुद भी सोच सकते हैं, शायद आपको पता हो। तो इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो क्या होता है, जो एयर अर्थ की सरफेस के, जो एयर सरफेस के कांटेक्ट में है, ये भी अर्थ के साथ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करती है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। और जो ऊपर ऊपर जो एयर होती है, ऊपर ऊपर इन दी एयर, वो हवा जो होती है वो उतना तेज़ी से मूव नहीं करती क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता जाता है। तो नीचे की एयर अर्थ के साथ मूव करना चाह रही है, ऊपर की एयर उतना मूव नहीं करना चाह रही, तो उससे क्या होता है, नीचे की एयर ऐसे मूव कर रही है आगे और ऊपर की एयर कम मूव कर रही है, तो क्या होता है, विंड्स बनती है, एयर जो है वो मूव करने लगती है। एक मेजर रीज़न जो है वो ये है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एयर जो होती है वो मूव करती है। एक और रीज़न होता है, वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जैसे हमने बात की कि जो एयर है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो क्या होता है, जब एयर के अलग अलग लेयर्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, तो कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, तो जैसे जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। तो जैसे मान लीजिए सरफेस से कांटेक्ट में आ रहे तो ये गर्म हो जाएगी, तो ये हल्की होने की वजह से ऊपर जाने लगेगी, और ऊपर जो हवा जाती है वो ठंडी हो जाती है, तो वो नीचे आ जाती है। फिर नीचे जो आई है ना ठंडी हवा, वो गर्म हो जाएगी, तो और ऊपर वाली ठंडी हो जाएगी, तो फिर वापस ऐसे ये साइकिल चलता जाता है, ठीक है। तो इसे कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, जो एयर होती है वो मूव करती है और विंड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यही टेम्परेचर रेगुलेशन का मेजर रीज़न। सो अर्थ कब फॉर्म हुई और अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ? तो अर्थ की जो अप्रॉक्सीमेट एज अभी हमें पता है वो है अप्रॉक्स 460 करोड़ ईयर्स, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स।
तो अर्थ इतनी पुरानी है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी पुरानी। अब अर्थ पे एटमॉस्फेयर इनिशियली क्या था, तो अर्थ बहुत ही हॉट एक बॉल थी, बहुत गर्म टेम्परेचर हुआ करता था, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ करता था अर्थ का। और इनिशियली अर्थ की जो सरफेस है ना, वो भी एकदम मोल्टन थी, एकदम पिघली हुई थी, ठीक है। जैसे अभी ये जो ठंडी कूल सरफेस हो गई, इतना ठंडा टेम्परेचर नहीं था, काफ़ी हॉट टेम्परेचर था, और जो सरफेस थी वो भी जैसे लावा निकलता है ना, वैसे मोल्टन था काफ़ी ज़्यादा। और इतनी गर्म होने की वजह से क्या था कि जो कोई गैसेस हुआ भी करती थी ना प्रेजेंट, तो वो इतनी गर्मी की वजह से बॉयल होके स्पेस में उड़ जाती थी। मतलब इनिशियली अर्थ पर प्रॉपर इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं था, गैसेस नहीं प्रेजेंट थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली अर्थ जो है वो कूल हुई, ठीक है। जब अर्थ कूल हुई, क्योंकि हीट इवेपोरेट होती गई स्पेस में, तो जब अर्थ कूल हुई तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ गैसेस जो थी वो अर्थ पर सस्टेन होने लगी। और क्या हुआ फिर, जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो वॉल्केनो, मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे भी मोल्टन मेटल है, तो वो उसमें से वॉल्केनोज निकलते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलते हैं अभी आगे बात करें। तो जो वॉल्केनोज थे उनके साथ कुछ गैसेज जैसे CO2 और CH4 मीथेन वगैरह, इस तरह की कुछ गैसेज भी इवॉल्व होने लगी। तो फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर अर्थ पे बनने लगा, अर्थ कूल हुई और वॉल्केनोज वगैरह से और गैसेस निकलने लगी। उसके बाद जब इनिशियली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था ना, उसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट था, उसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रेजेंट था। फिर उस टाइम जो लाइफ बनी, पहली बार जो लाइफ बनी थी अर्थ पे, वो करीब 300 करोड़ ईयर से 350 करोड़ ईयर्स पहले बनी थी, इसके बीच में बनी थी। तो वो जो लाइफ थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते, साइनोबैक्टीरियाज वगैरह, वो क्या थे, वो जिंदा रहते थे CO2 की वजह से, ठीक है। इवन अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो CO2 यूज़ करते हैं, ठीक है। और O2 यानी ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो जो इनिशियल लाइफ जो अर्थ पे डेवलप हुई थी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, CO2 के ऊपर डिपेंडेंट थी। यानी कि जो लाइफ गिविंग गैस थी वो कौन होती थी, CO2 होती थी मेजर सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर ग्रेजुअली क्या होने लगा कि ऑक्सीजन, वो CO2 इनहेल करते थे, ऑक्सीजन एक्सहेल करते थे, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल भी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा। ऐसा माना जाता है कि जो साइनोबैक्टीरियाज और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हीं की वजह से इतना सारा ऑक्सीजन अर्थ पे आया। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ। फिर ऑक्सीजन के आने के बाद क्या हुआ कि जो लाइफ फॉर्म्स नए आने लगे, वो किसके हिसाब से किस हिसाब से डेवलप होने लगे, किस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करने लगे, ऑक्सीजन के हिसाब से। तो फिर जो लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुई, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑक्सीजन के ऊपर बेस्ड थी। और फिर थोड़े टाइम बाद करीब हम 5 लाख ईयर्स के पहले ह्यूमंस जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आए। तो चलिए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं एटमॉस्फेयर से और एयर से रिलेटेड। तो जो एटमॉस्फेयर और जो एयर है ना हमारे ऊपर, बहुत ऊपर तक है, अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर ऊपर तक है। हाँ, मतलब 400 तक इतनी डेंस नहीं है, तो कुछ मतलब 100 किलोमीटर्स तक तो काफ़ी डेंस है ही एयर। तो हमारे इतना ऊपर तक जो एयर का कॉलम है ना, तो ये एयर हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट करती है। पता है कितना? आप इमेजिन कीजिए कितना होगा वो प्रेशर। तो वो प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल्स, ठीक। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये 10 हाथियों जितना प्रेशर है, ठीक है। मान लीजिए आपके सर के ऊपर 10 एलिफेंट्स अगर खड़े हो जाएं, तो जितना प्रेशर, जितना फोर्स आपको फील होगा ना, उतना प्रेशर, उतना फोर्स एयर हमारे ऊपर लगाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें तो वो फील ही नहीं होता है। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। नेट फोर्स ज़ीरो का मीनिंग क्या हुआ? तो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, हमें कंप्रेस कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी भी क्या करती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ हमारी बॉडी फोर्स लगाती है, ठीक है। तो आपने ब्लड प्रेशर और ये सब सुना होगा, तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी एक्सटर्नली ऐसे प्रेशर लगाती है, ताकि और हमारी बोन्स भी उतनी स्ट्रांग है उस हिसाब से। तो हमें इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि इंटरनली जैसे मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है समझने की, और एक्सटर्नली भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों फोर्सेस कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाते हैं और हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो ये हमारी बॉडी ने इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया है, जिस वजह से इतने सारे एलिफेंट्स हमारे ऊपर है फिर भी हमें फील नहीं होता। इसीलिए जब आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट क्यों पहनना होता है?
इसीलिए नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए तो हम एक मास्क और सिलेंडर लगा सकते हैं। स्पेस सूट क्या करता है, हमारी बॉडी को, जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम है, एयर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी तो एक्सटर्नली प्रेशर लगा रही है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो फट सकती है, कोलैप्स हो सकती है, रप्चर कर सकती है। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि बाहर हमारी बॉडी प्रेशर लगा रही है, तो वो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, स्पेस सूट पहना जाता है, जिसके अंदर अर्थ पे जितना प्रेशर है ना उतना ही प्रेशर उसमें रखा जाता है, ताकि हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स वगैरह है वो फटे ना, वो रप्चर ना हो। ठीक है, तो स्पेस में इसलिए ज़रूरी होता है स्पेस सूट पहनना। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हमारे अर्थ पे क्या है, सॉलिड सरफेस है और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, गैसेस प्रेजेंट है, तो ऐसे भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें ये सॉलिड सरफेस इस तरह से प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो इनिशियल 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये चारों रॉकी प्लैनेट्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो रॉकी है, ठीक है, पथरीली है। पर जो मार्स के बाद यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जोवियन यानी कि जुपिटर के जैसे प्लैनेट्स है ये। तो इन प्लैनेट्स पे पता है क्या होता है, ये बस गैशियस होते हैं। ठीक है, इनमें ऐसी सरफेस प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये गैशियस प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, इवन जो सैटर्न है ना, सैटर्न, वो तो इतना उसकी डेंसिटी कम है कि अगर इतना बड़ा हमारे पास सैटर्न जितना बड़ा कोई वाटर का कोई रिजर्वायर हो, जैसे कोई नदी हो या कुछ भी लेक वगैरह हो, और उसमें हम सैटर्न को रखें ना, तो सैटर्न डूबेगा नहीं, सैटर्न उसके ऊपर तैरेगा, क्योंकि वो गैस से बना है और उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा जो अर्थ है उसमें रॉक्स और ये सब प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जो बाद के प्लैनेट्स है वो तो सिर्फ गैसेस प्लैनेट्स ही होते हैं, वहाँ पे गैसेस ही मोस्टली प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली उनके जो कोर है वहाँ पे गैसेस बहुत गर्म होती है और प्लाज्मा के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है।